सबसे पहला चीज, इसके नाम से क्लियर होता है क्या? बातें नहीं, इधर देख, बीजी है, इसका मतलब क्या? इसमें बीज मिल रहा है, ठीक है। और कैसा है इसका बीज? अनावृत है। कुल मिलाजुलाकर हम ऐसा कहें कि इसके बीज पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं हम लोग? अनावृत बीजी कहते हैं। दूसरा बिंदु, अगर इनके शरीर की बात करें तो इनका शरीर कैसा होता है? बीजाणुभिद्ध होता है। अब बीजाणुभिद्ध कहने का मतलब क्या हो जाता है? सीधा सीधा द्विगुणित हो जाता है, यानी कि इसकी कोशिकाएं कैसी होंगी? द्विगुणित होगी। साथ ही साथ इसका शरीर जो होगा वो शरीर इसका तना, जड़, पत्ती, है ना, इन सब कुछ में कहीं ना कहीं बटा होगा। और ये तना, जड़ और पत्तियां वगैरह जो है इसकी, ये पूर्ण रूप से विकसित होंगी, ठीक है। उसके बाद ये अनावृत बीजी पौधे जो है कहां पर मिलते? कहां पर? ये वो तो ठीक है, स्थल पर ही होंगे, टेरिडोफाइट ही स्थल पर आ गया। और ये तो क्या है? पूर्ण रूप से स्थलीय है। ये क्या है? पूर्ण रूप से स्थलीय। ठीक है, इसका जल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि जल पर निर्भर क्यों थे ये लोग? जनन करने के लिए। तो यहां पर जनन से संबंधित कोई भी कार्य जो होगा वो स्थल पर ही हो जाएगा। यहां पे जल का कोई रिश्ता नहीं रह जाता है। जल का रिश्ता है वो क्या करने के लिए? संवहन में, यानी कि जल की जरूरत तो है इसको। वो जल का जरूरत कहां पर आएगा? प्रकाश संश्लेषण करने में आएगा, है ना, वो अलग की बात है। लेकिन इससे पहले जो हमने 3 देखा हुआ है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उनको चाहिए था जल भोजन बनाने के लिए भी और दूसरा जनन करने के लिए भी। यहां पर केवल भोजन बनाने के लिए चाहिए, जनन से संबंधित कोई भी कार्य इसका जल पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है? पूर्ण रूप से स्थलीय पादप है, ठीक है। अब ये इनको अगर देखते हैं हम तो इनमें तना भी है, पत्ती भी है, आपको जो भी जड़ भी है, सब कुछ वो भी क्या है? पूर्ण रूप से विकसित है। चलो ये भी ठीक है। सर स्थल पर मिल रहे हैं, ज्यादातर ये कहां पर मिलेंगे? स्थल पर, बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में पाए जाएंगे। ये ज्यादा से ज्यादा कहां मिलते हैं? पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। और इसके साथ साथ ये काफी ज्यादा लंबे होते हैं, ये काफी लंबे होते हैं, ठीक है। मिटाएं क्या बिंदु? पता है ये इतने ज्यादा लंबे हो सकते हैं, इतने ज्यादा लंबे कि आपको ऐसे करके देखना पड़े, समझे? यहां ना दिखेगा बाबू, ठीक है। कहने का मतलब कि सर ये बहुत ज्यादा लंबे हो सकते हैं, ठीक है। इनकी चौड़ाई इतनी हो सकती है, मतलब चौड़ाई कहने का मतलब इसकी मोटाई, जिसको हम सभी लोग मिलकर के घेरे ऐसे दोनों हाथ से ना, तब भी शायद पकड़ में आए या ना पकड़ में, ठीक है। हाँ, आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि जब इसका विकास देखेंगे तो वहां पर एक वृद्धि होता है जिसको कहते हैं द्वितीयक वृद्धि, इनमें नहीं होता है, वो बात की चीजें अभी बहुत दूर है, वो समझ में नहीं आएगा। फिलहाल कहने का मतलब क्या कि सर ये काफी ज्यादा लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है। अब यहां पर ना इतनी लंबाई लो, मैंने यहाँ पे एक ना मनुष्य बना दिया, अब समझ लो इसकी लंबाई कितनी होगी। एक छोटा सा बच्चा जैसा दिखाई देगा दूर से देखने पर आदमी, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे एक बिंदु, सबसे लंबा कौन? अनावृत बीजी। उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, सिकुआ। हालांकि इसी को हम लोग सेखुआ कहते हैं। सेखुआ का नाम सुने हो? सेखुआ का लकड़ी है ना, वही है ये, ठीक है। तो किताबी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सिकुआ बोलते हैं, सिकुआ ही बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, सिकुआ ही बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इसकी जो तना है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो तना है, तना इसका 2 बिंदु लिखते हैं इसमें तना में। इसका तना 2 तरीके से मिल सकता है। सबसे पहला लिखते क्या? शाखित। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? शाखाओं में बटा हुआ है, कुछ इस प्रकार से,
ठीक है, ये देखो शाखाएं हो गई इसकी। तो ये शाखित भी हो सकता है और शाखित भी होता है, जिसमें से मुख्य रूप से कैसे दिखाई देते हैं, और शाखित दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे होते हैं जो शाखित भी होते हैं। डन यहां तक की बात, इसको भी मिटा दें। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछ लीजिएगा आराम से। चलो ये तो हमने बातें कर ली इसके तने के बारे में। इसका जड़ कैसा होता है? ये कौन सा टाइम है जी तुम्हारा? 50। जल्दी बैठो, बहुत जल्दी बैठो। अच्छा, ये शाखित, आवाज नहीं, शाखित और अशाखित से ना एक सवाल पूछा जाता है, वो लिख लेते हैं यहां पे हम, कि शाखित का कभी कभार ना एग्जाम्पल पूछता है और अशाखित का भी एग्जाम्पल पूछता है। शाखित का एग्जाम्पल याद रखिएगा, साइकस। ये एग्जाम्पल एकदम परफेक्टली याद रखिएगा कि वो अनावृत बीजी जो कैसा होता है, शाखित होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? साइकस। उसके बाद अशाखित का एग्जाम्पल याद रखिएगा, पाइनस, और एक है सिट्रस। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, किसमें? अशाखित में। उल्टा बता दिए? अच्छा, तो कुछ नहीं करना है, इसको कर दो अशाखित, इसको कर दो कहां पे? शाखित। हो गया, चलो सही करे, उल्टा हो गया था। डन यहां तक। चलो आते फटाफट किस पे? जड़ पे। अब इसकी जड़ की बात करें, इसे ये नाम सुना है क्या? मूसला जड़। मूसला जड़ एक प्रकार का जड़ का प्रकार है। ये मूसला जड़ होता कैसा है? मूसला जड़ के बारे में अगर आपको एक लाइन बतानी हो तो क्या बताओगे? मूसला जड़ के बारे में अगर एक लाइन बतानी हो तो क्या बताओगे कि सर ये मूसला घना तो झगड़ा जड़ भी होता है। घना तो नहीं, ऐसे नहीं, कुछ और, कुछ थोड़ा सा बेहतर करिए। हाँ बिल्कुल, अरे जड़ का काम है पानी को एब्जॉर्ब करना। अभी जड़ का प्रकार का क्या मतलब है? अभी बहुत सारा टॉपिक पढ़ा, उसको हम खत्म करें कि जड़ का प्रकार यहां पढ़ाना शुरू करें? ये बताओ। कुछ नहीं, समय आने पे सब पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल देखिए मूसला जड़ का मतलब क्या होता है बच्चा, कि एक, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी रूट होगी जो कुछ इस कदर, इसको नाम देंगे हम लोग प्राथमिक मूल या प्राथमिक जड़। इस प्राथमिक से निकल रही है कुछ और जड़ें ऐसे, इनको कहते हैं क्या? द्वितीयक मूल। ठीक है, इसे द्वितीयक से निकल रहे होते हैं कुछ और जड़ें ऐसे, इनको क्या बोलेंगे? तृतीयक। इन तृतीयक से भी निकलेंगे और क्या बोलेंगे? चतुर्थ। अगर ऐसा जड़ मिले तो ऐसा जड़ क्या कहलाता है बच्चा? मूसला जड़ कहलाता है। बात समझ में आया? जहां पर देखो ऐसा जड़ या ऐसा जड़ का प्रकार जिसमें प्राथमिक मूल से द्वितीयक मूल, द्वितीयक मूल से तृतीयक मूल, तृतीयक मूल से चतुर्थ मूल निकलता हुआ दिखाई पड़े, ऐसा जड़ क्या कहलाएगा? मूसला जड़ कहलाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट। डन। चलो आगे। अब कितने लोग ये समझते हैं सहजीवी संबंध, सहजीवी के अलावा एक और, हाँ चलो सहजीवी लिखते, सहजीवी संबंध बताइए जरा फटाफट। सहजीवी संबंध किसको कहते हैं? सहजीवी संबंध ये मेरा बताया हुआ है। बिल्कुल, यदि कोई दो जीव आपस में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है, यानी कि ए जो होगा, सपोज ए कोई जीव है, बी भी कोई जीव है, ए जो है बी की मदद कर रहा है और बी जो है ए की मदद कर रहा है, ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? सहजीवी संबंध कहलाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल नॉर्मली आप देख सकते हो क्या? जैसे हाँ वो तो है ही, जैसे सिंपल सा प्रवाल मूल भी है
ठीक है। कवक मूल भी है, ठीक है, कवक मूल है, प्रवाल मूल है, वो तो दोनों के दोनों अभी यहाँ पर आएंगे। वो समझ में नहीं आ पाता, उसको फील नहीं कर पाते हम लोग। कभी ऐसा देखा है कि खेत में गाय या भैंस चर रही है, उसके पीठ के ऊपर कौवा को बैठते देखा है? इसमें फायदा क्या है बैठने से? कौवा क्या करता है? कौवा को हुलाती भी नहीं है, हुलाती मतलब हटाते भी नहीं है उसको। कौवा क्या करता है पता है? उसके शरीर पर लगे हुए जो कीड़े हैं ना, उन कीड़े को कौवा खा जाता है। इसमें फायदा किसका हुआ? दोनों का हुआ, है ना। कौवे का पेट भर गया, है ना, और उस गाय या भैंस के शरीर से जो उसके ऊपर परजीवी मिल रहा था, वो परजीवी भी क्या हो गया? हट गया। दोनों का फायदा हो गया ना, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या? सहजीवी संबंध कहते हैं। तो इनकी जड़ें जो है बच्चा, वो सहजीवी संबंध दिखाती है, ठीक है। तो सहजीवी संबंध दिखाती है, तो इनकी जड़ों के ना दो प्रकार तो नहीं कह सकते, लेकिन दो तरीके से इनके जड़ों को बता सकते हैं। सबसे पहला कवक मूल, ठीक है। तो यहां से एक सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि अनावृत बीजी में कवक मूल की तरह अपने आप को प्रदर्शित करने वाला कौन है? तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा बच्चा, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो एक प्रकार का कवक है, और वो कवक क्या होगा? देखना ध्यान से कि सर ये एक पौधा हो गया। कौन सा पौधा? अनावृतबीजी पौधा। इसकी जड़ें हो गई, और इसकी जड़ों में कौन मिल रहा है? सर कवक मिल रहा है। बात समझे? अब ये कवक क्या कर रहे हैं? तो कवक यहां से खनिज पोषण को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। फिर कौन बतिया रहा है जी? देख बाबू, यही चीज से हमें बहुत प्रॉब्लम है। बस अब हम बोले तुम्हारी आवाज निकला है। चलो देखो, कवक की बात कर रहे थे कि यहां पर कौन मिल रहा है? कवक मिल रहा है। अच्छा, अभी कवक आप लोग को पढ़ा दिया है ना हमने, तुम लोग भी पढ़ा है ना कवक? कोई कह नहीं सकता कि कवक नहीं पढ़ा। जरा खड़ा हो जा, अरे खड़ा हो जा। हाँ जी, क्या है तू अपने आप को अलग समझता है? कवक के बारे में तो एक चीज खाली हमको बताओ कि कवक पोषणता के आधार पर कैसा होता है? हाँ, कैसा होता है कवक? अरे उधर कहां देख रहा? सामने देखो। अरे नहीं पढ़ा, काहे नहीं पढ़ा? वीडियो नहीं देखता? तुम लोग के पास ना बहाना बहुत अच्छा होता है। बैठ जा। हाँ जी, कवक जो है पोषणता के आधार पे कैसा होता है? परजीवी। अरे बुड़बक, परजीवी माने क्या होता है? परजीवी ओकरा कहा जाता है जो किसी के शरीर के अंदर रहता है या तो किसी के शरीर के ऊपर रहता है, उसको ना कहिएगा परजीवी। ये कवक कौन एंगल से तुमको परजीवी दिखाई दे रहा है? पोषणता के आधार पे कैसे होते हैं? बैठिए, कैसे होते हैं जी? टाइम पास कर रहे हैं, बताएगा? मृतोपजीवी होता है ना। ये मृत सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण इकट्ठा कर रहा होता है ना। इस मिट्टी में मृत पदार्थ होगा क्या? 100% होगा मृत पदार्थ। उन सब में क्या होगा? पोषण भरा पड़ा होगा। ये उन पोषण को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। लेकिन ये समस्या है इसके पास कि ससुर खाना नहीं बना सकता है ना, खुद के लिए खाना नहीं बना सकता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। तो नहीं कर सकता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो सर कोई ये ए है, ये बी है, ये अपना भोजन बना सकता है, ये अपना भोजन नहीं बना सकता है, ठीक है। अब मान लो कि घर में भाई बहन हो, ठीक है, और कोई नहीं है, मम्मी पापा कहीं घूमने के लिए गए हैं, और बहन खाना बना सकती है, सब कुछ कर सकती है, आपसे कुछ नहीं होगा, ना तो कपड़ा धो सकते हो, ना खाना बना सकते हो। अब बताओ झगड़ा करोगे उससे? उस स्थिति में झगड़ा करोगे? 10 दिन के लिए घर पे गार्जियन नहीं है, झगड़ा करोगे, पता चला खाने पीने को आफत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा सर? सहजीवी संबंध बना के रखना पड़ेगा, है ना। जरूरत पड़े अगर वो कुछ कहे काम करने को तो कर देना पड़ेगा, ताकि भैया हमको समय पे क्या मिल जाएगा? खाना पानी मिल जाएगा। बात समझे? तो ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, खाना पीना नहीं बना सकता है, एक बना सकता है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को मित्रता दिखानी होगी आपस में, ठीक है। तो कवक जो है ये होते हैं मृतोपजीवी, एक प्रकार के परपोषी है, दूसरे से पोषण को प्राप्त करते हैं, ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। हाँ, लेकिन एक क्वालिटी इनके पास है। वो क्वालिटी क्या है कि सर ये मृदा से या मृत पदार्थों से वहां से पोषण निकाल सकते हैं, और उस पोषण का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। पोषण को निकाल सकते हैं और उसका इस्तेमाल डायरेक्ट भोजन के रूप में कर सकते हैं, वो एक अलग की बात है, लेकिन उससे भोजन नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्या करेगा ये कवक यहाँ पे कि जो भी यहाँ से पोषण मिल रहा है ना मिट्टी से, उन सब पोषण को इकट्ठा करेगा, दे देगा किसको? पौधे को दे देगा।
बात समझे। और ये पौधा क्या करेगा सर, पौधे को तो चाहिए था खनिज पोषण, ये पौधे में खनिज पोषण जैसे मिलेगा जाइलम की सहायता से कहां भेज देगा, ऊपर भेज देगा, पत्ती में जाएगा वो सब कुछ पोषण, वहां पे क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, भोजन बन जाएगा। भोजन बनने के पश्चात जो भोजन ऊपर बना है पत्ती में, उस पत्ती से होते हुए नीचे जड़ में भी जाएगा ना भोजन, तो जड़ में जाएगा तो जड़ में कौन है, कवक है, उसको भी भोजन मिलेगा ना, दोनों का फायदा हो गया ना। ठीक है, तो याद रखना कि अनावृत बीजी में कहां गया, ये रहा, कवक मूल का संबंध दिखाने वाला कौन है बच्चा, माइकोराइजा है। ठीक है, किसी को क्या, सबको पढ़ाया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ाया ना सभी को। ठीक है, ये कवक मूल हो गया, एक दिखा, दूसरा याद रखिएगा इसका प्रवाल मूल, प्रवाल मूल। ठीक है, अब प्रवाल मूल का मतलब क्या है सर, सेम कहानी है, यहाँ पे पौधा है, इसकी जड़ें हैं, ठीक है, और यहां पर क्या मिल रहा था, कवक मिल रहा था ना। ठीक है, अब यहां पर कौन मिलेगा पता है, नील हरित शैवाल, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये क्या करते हैं सर, एक प्रकार के ये क्या है, बैक्टीरिया के जैसे होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, क्योंकि इतना तो सबको पता है कि हमारे वातावरण में लगभग 78% क्या है, नाइट्रोजन मिल रहा है। कभी सोचा है कि 78% नाइट्रोजन किसके लिए, इन्हीं पौधों के लिए। ठीक है, लेकिन एगो समस्या और है कि ये 78% आपका जो नाइट्रोजन इस वातावरण में मिल रहा है, पौधा डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। बस समझे, इस वायु में नाइट्रोजन तो है, बहुत ज्यादा है, लेकिन पौधा डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। इस नाइट्रोजन को बदला जाता है बच्चा किसमें, NH3 में और NH4 में। ठीक है, अमोनिया और अमोनियम में बदला जाता है, और ये बदलने की क्षमता पौधे में नहीं है। ठीक है, तो बदलने की क्षमता किसमें है भाई, नील हरित शैवाल में। ठीक है, तो ये नील हरित शैवाल जो यहां पर मिल रहे हैं, ये वातावरण ये नाइट्रोजन को स्थिर कर देते हैं ला करके मिट्टी में, किस रूप में, NH3 और NH4 के रूप में। अब यहां से इसका इस्तेमाल ये पौधा कर सकता है। ठीक है, डन। तो यहां से ये पौधा ले लेगा, बदले में कहीं ना कहीं इनको भी पोषण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, कवक मूल का माइकोराइजा और प्रवाल मूल का नीलहरित शैवाल। अब नीलहरित शैवाल में कौन सा एग्जाम्पल बताया है, एनाबिना। ठीक है, एनाबिना किसके साथ दिखा रहा था, साइकस के साथ क्या, तो याद रखिएगा वो पौधा कौन सा है, साइकस। साइकस एक प्रकार का क्या है, अनावृत बीजी। डन, मिटा दें। इसमें पौधा का नाम नहीं लिखे हैं जी, इसमें एग्जांपल लिख लीजिएगा। माइकोराइजा कौन, कवक मूल का संरचना कौन दिखाता है, पाइनस, पाइनस, पाइनस। ये दोनों का एग्जांपल देखो क्या क्या है। वो कवक जो कहीं ना कहीं पौधे के साथ संबंध प्रदर्शित करता है, उनको क्या बोलते हैं, कवक मूल कहते हैं या तो माइकोराइजा कहते हैं। तो ये कवक मूल या माइकोराइजा कौन से पौधे में होगा, पाइनस में, और ये प्रवाल मूल कौन से पौधे में होगा, साइकस में। दोनों एग्जांपल खत्म। इतना कहानी जो आपको बताया ना, कहानी अगर दिमाग में रहे तो रखिए, नहीं तो एग्जांपल तो जरूर याद रखिएगा। चलो आगे, सब कुछ के बारे में बात किया, इसकी पत्ती के बारे में छोड़ दिया। अभी चलो पत्ती के बारे में बात करते हैं। इसकी पत्तियां कैसी होती है, हाँ, खास तरीके की होती है। कौन से खास तरीके की होती है, अरे वो तो आएगा, वो सब उसके जीवन चक्र में देखेंगे। फिलहाल पत्ती के बारे में हम बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि पत्तियों में क्या आपने खास देखा, बीजांड को छोड़ करके। अभी जनन की बात नहीं कर रहे, जनन को छोड़ करके पत्तियों के बारे में बताइए, कैसा होता है।
और कुछ? अच्छा, ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? हाँ, ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? देखिए, ये नॉर्मली हमने कहां पर बोला है, कहां पर मिलते हैं? ठीक है, अब सुनना कहानी जरा आराम से। सर ये एक पत्ती और ये पत्ती, ठीक है। अब दोनों पत्ती को जरा गौर से देखो तो क्या पता चलता है। चलो इसे एक को नाम रख देते ए, दूसरे का नाम बी। अब ये बताओ, वाष्पोत्सर्जन समझते हो? हाँ, वेपराइजेशन, ठीक है, या ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं। वेपराइजेशन, हाँ ठीक है, ट्रांसपीरेशन का वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेपराइजेशन का मतलब पानी का केवल उड़ जाना होता है और वाष्पोत्सर्जन अलग चीज हो जाता है थोड़ा सा। चलो, तो ट्रांसपीरेशन का मतलब सर यहाँ पत्ती में पानी है, इस पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिनको आप नाम देते हो क्या? रंध्र, एस्टोमेटा। और हाँ, जो पढ़ना है पढ़ो। इन छिद्रों से, इधर देखो, इन छिद्रों से क्या होता है? पानी को बाहर निकाला जाता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है इन पानियों पर या इन छिद्रों पर, तो यहां से पानी क्या होते हैं? बाहर निकल जाते, वाष्पित हो जाते, उड़ जाते। ठीक है, अब खाली ये बताना कि सर इन दोनों पत्तियों में से सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन किन में होगा? ए में होगा। जाहिर सी बात है, सर पत्ती क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा है, चौड़ी है, इस पर रंध्र की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। जैसे धूप पड़ेगा, जाहिर सी बात है क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। अब पहाड़ी इलाकों में दिक्कत क्या होता है कि सर बरसात तो होती है, ठीक है, लेकिन क्या वर्षा का पानी एक जगह पे इकट्ठा हो पाता है क्या? नहीं ना, वो तो निकल जाएगा, है ना। तो जिस वजह से इन पौधे को क्या करना पड़ता है सर? पानी बहुत कम मिल पाता है, ठीक है। उसके साथ साथ पहाड़ी इलाका है सर, धूप वगैरह भी ज्यादा मिलता है, गर्मी भी ज्यादा लगता है। तो जो हम लोग अभी यहाँ पर हैं, इतना गर्मी है, एकदम पहाड़ी इलाके में चले जाओ, वहां पर क्या हालत होगी आज के डेट में? बहुत ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, धूप ही धूप है, तापमान वहां का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऐसे पौधे जो होते हैं, ये क्या करते हैं सर? अपने पत्तियों में इन्होंने किया है मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन करके क्या किया? अपने पत्तियों को कैसा बना लिया है? नुकीला बना लिया है, जिससे क्या होगा? पानी कम से कम निकलेगा इनके शरीर से। बात समझे? एक सामान्य पत्ती अभी देखा हमने, ठीक है। तो सामान्य पत्ती को इन्होंने परिवर्तित कर लिया, यानी कि इन्होंने अपने अंदर चेंज ला दिया है कुछ ऐसा कि इनकी पत्तियां कैसी हो गई हैं? नुकीली हो गई हैं, जिससे इनकी चौड़ाई क्या हो गई है? कम हो गई, ठीक है। पहला चीज नुकीला कर लिया इन्होंने। दूसरा बिंदु यहीं पे याद रखिएगा कि नॉर्मली दो तरह के छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो तरह के छिद्र, जिसमें से पहले को हम नाम देते हैं रंध्र, एस्टोमेटा या एस्टोमाटा, और दूसरे को नाम देते हैं लेंटिसेल्स बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अभी लिखते हैं इसका इंग्लिश, लेंटिसेल्स। चलो अभी नहीं, वातरंध्र नहीं कह सकते। वातरंध्र जो तने पर पाया जाता है उसको कहते हैं वातरंध्र, उसका मीनिंग भी यही होता है, लेंटिसेल्स ही होता है। देखता हूं, रुको। गर्तिका रंध्र, गर्तिका रंध्र, ठीक है। हाँ, अब ना देखो दोनों में अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर है, समझ में आ जाएगा एक बार में। देखो सर, ये हो गया रंध्र और ये हो गया गर्तिका रंध्र। दोनों में अंतर समझ में आया? सर रंध्र आकार में बड़े होते हैं और गर्तिका रंध्र आकार में छोटे होते हैं। अब सामान्य पत्ती में क्या पाया जाएगा? रंध्र पाया जाएगा, और इस पत्ती में जो जिम्नोस्पर्म में पाया जा रहा है, नुकीला है, इसमें क्या पाया जा रहा है? गर्तिका रंध्र पाया जा रहा है। यानी कि सर छिद्र तो है, लेकिन सामान्य पत्ती की तुलना में क्या है? छोटा है। फायदा क्या हो जाएगा? फायदा तो ही लेना था ना कि पानी वहां पे बहुत कम मिल रहा है, तापमान बहुत ज्यादा है, पानी कम से कम बाहर निकालना है। क्या फायदा हो गया? क्या? ठीक है, इस प्रकार की पत्तियां इनमें पाई जाती। डन यहां तक की बात? चलो देखिए, कुछ छुटा तो नहीं है। अब इसके बाद इसका, अरे एक चीज और रह गया। क्यूटिकल कितने लोग समझते हो? हाँ, क्यूटिकल, क्यूटिकल कोई बात नहीं। देखो, क्यूटिकल का मतलब होता है मोम का
आवरण, ठीक है। क्यूटिकल का माने मोम का आवरण। देखो जरा फटाफट इसकी पत्ती अभी जो देखी थी हमने कि कुछ ऐसी मिल रही थी, एकदम नुकीली सी पत्ती थी। उसके बाद इस पर कौन सा रंध्र मिल रहा था कि गर्ती का रंध्र मिल रहा था? गर्ती का रंध्र मिल रहा था। अब क्यों मिल रहा था? क्योंकि पानी को कम से कम बाहर निकालना है और इसके पत्ती के बाहर, यानी कि इसके पत्ती पर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल पाया जाता है। क्यूटिकल का मतलब मोम का आवरण। सर इसकी पत्ती पर एकदम पतली सी परत पाई जाती है, हाँ, जो मोम का आवरण है, और इसको क्या नाम दिया जाएगा? क्यूटिकल। अब फायदा जानते हो क्या हो जाएगा? पानी और कम बाहर निकलेगा, समझे? पानी क्या होगा? और कम बाहर निकलेगा, क्योंकि उस पर क्या हो गया है? मोम का आवरण चढ़ गया है। हाँ, एक दो तरह की पत्ती ले लो, चलो ये कह दिया सर इस पर मोम का आवरण है, इस पर मोम का आवरण नहीं है। दोनों पर धूप पड़ेगा, दोनों में कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है? गर्तिका रंध्र मिल रहा है। सर दोनों से वाष्पोत्सर्जन होगा, लेकिन जिस पत्ती पर मोम नहीं है यहां से ज्यादा होगा, जिस पत्ती पर मोम है यहां से बहुत कम होगा। तो पानी के अपशिष्ट को बचाने के लिए या पानी को कम से कम बाहर निकालने के लिए क्या क्या किया है इस पत्ती ने? सबसे पहले पत्ती ने अपने आप को क्या किया है? नुकीला किया है, पहला पॉइंट। दूसरा, इस पर रंध्र ना मिलके क्या मिलता है? गर्तिका रंध्र। तीसरा कि सर इस पर और एक चीज पाया जाता है, पत्ती पर क्यूटिकल पाया जाता है, जिससे पानी का वाष्पोत्सर्जन दर और कम होगा। क्यूटिकल का मतलब हर जगह पर पूरे बायोलॉजी के टर्म में जब तक आप बायोलॉजी पढ़ोगे, क्यूटिकल का मतलब हमेशा सेम रहेगा, बिल्कुल मोम का आवरण ही रहेगा। इसीलिए जब भी कोई ऐसा वर्ड आता है जो यूनिवर्सल होता है, हर बार आप लोगों को बता देते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड पहले भी बता चुका हूं, इसको भी दिमाग में रखिएगा। क्यूटिकल मतलब कहीं भी बात करें क्यूटिकल, चाहे वो एक पादप पर बात करे, एक जंतु पर बात करे, क्यूटिकल इसका मतलब क्या होगा? मोम का आवरण होगा, ठीक है। डन। अब ये हमने बेसिकली इसके बारे में सब कुछ देख लिया। अब रह गया क्या? इसका जीवन चक्र। शुरू करें जीवन चक्र इसका। अब इसके जीवन चक्र को समझने के लिए टेरिडोफाइट याद है? टेरिडोफाइट का जीवन चक्र, चलिए उस टेरिडोफाइट के जीवन चक्र को तनिक एक बार ध्यान में लेकर के आते हैं हम लोग कि क्या क्या था। एक पौधा, इसमें जड़ें मिल रही थी, तना मिल रहा था और इसकी पत्ती भी मिल रही थी। पत्तियां दो प्रकार की बता दी थी आपको, ठीक है। एक जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, चलो इधर प्रकाश संश्लेषण कर दिया, इसको क्या बोला? सामान्य पत्ती। और एक ऐसी पत्ती जो जनन से संबंधित है, इसको क्या नाम दिया था? बीजाणु पर्ण। हाँ, ये पौधा बीजाणु पर्णी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर जो पत्ती मिल रही है, जिस पर ये क्या करने वाला है? जनन करने वाला है, ऐसा पत्ती क्या कहलाता है? बीजाणु पर्ण कहलाता है। इस बीजाणु पर्ण पर एक संरचना मिल रही थी, याद है? उस संरचना का नाम क्या था? बीजाणुधानी, ठीक है। इस बीजाणुधानी में कुछ कोशिकाएं थी, बीजाणु मातृ कोशिका, है ना। इस बीजाणु मातृ कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन किया था, जिसके पश्चात क्या बना था? बीजाणु बना था, ठीक है। अब ये बताने के पीछे रीजन क्या है कि सर इसी से तो आगे चल के कौन बना है? अनावृतबीजी। तो कुछ बातें यहां से मैच करेंगी, कुछ बातें मैच नहीं करेंगी। तो जो मैच नहीं करेगा वही हमें समझना है असल कहानी में, ठीक है, पहला चीज। दूसरा कि सर अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करता हूं ना, तो टेरिडोफाइट में एक शब्द आता है समबीजाणुता, ठीक है। ये समबीजाणुता का मतलब क्या है? जब बीजाणु कौन था? तनिक एक बार याद करो सर, बीजाणु कौन था? हाँ, बीजाणु कौन है? बीजाणु एक युग्मक है, ठीक है। अब एक बात बताना जरा कि हर जगह पे, चाहे वो एक नर युग्मक के रूप में था, चाहे वो मादा युग्मक के रूप में था, हर जगह पे हमने यही नाम दिया था, क्या? बीजाणु पर्ण, बीजाणुधानी, बीजाणु मातृ कोशिका और बीजाणु। उसी बीजाणु में आगे चल के क्या कि सर एगो नर है और एगो मादा है। क्या नाम में कहीं कुछ चेंज लाया था क्या? संरचना में कोई चेंज लाया था क्या?
नहीं ना, चाहे वो नर बीजाणु हो या मादा हो, हर जगह पे टेरिडोफाइट में क्या होता है, सेम होता है। यानी कि जो नर और मादा है सर, दोनों के दोनों कैसे हैं, सम है, एक समान है। इसीलिए टेरिडोफाइट में अगर बीजाणुता पूछा जाए कि किस प्रकार की बीजाणुता पाई जाती है, याद रखना सम बीजाणुता। वहीं आएंगे अनावृत बीजी पढ़ने, बच्चा यहाँ पे कहानी उलट जाएगी, पूरा जज्बात बदल जाएगा। रीजन कि यहाँ पर सम बीजाणुता नहीं होगा, क्या होगा, विषम बीजाणुता होगा। घूमने जा रहे हैं अब आप लोग, चलें घूमने जा रहे हैं, मतलब दिमाग घूमने जा रहा है आपका। आप कहां जाओगे यहां से, ठीक है, यहां तक की कहानी एकदम याद है। ये चीज दिमाग में रखिएगा सर, बीजाणु पर एक संरचना जिसका नाम बीजाणुधानी। इस बीजाणुधानी में बीजाणु मात्री कोशिका, सब कुछ कैसा है, द्विगुणित है ना, सब कुछ कैसा है, द्विगुणित। इस बीजाणु मात्री कोशिका की बात करें, ये भी द्विगुणित। लघु ये बीजाणु जो हो, बीजाणुधानी जो है, ये भी कैसी है, द्विगुणित। बीजाणु पर्ण द्विगुणित। इस पर मिलने वाला जो बीजाणु मात्री कोशिका है, ये करता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनाता है क्या, अगुणित बीजाणु। ठीक है, और एक चीज यहीं पे ध्यान में रख लेना कि सर यहां पर जो ये अगुणित बीजाणु मिल रहा था, क्या ये अगुणित बीजाणु स्थल पर आया था, ठीक है, स्थल पर आकर के क्या ये विकसित हुआ था, क्या वही विकसित कहने का मतलब क्या हुआ था, अंकुरित हुआ था। और अंकुरित होने के बाद यहां पर एक शरीर बनाया था जिसको हमने नाम दिया था युग्मकोद। पक्का दिमाग में है ना सब कुछ। अब सोच लो, अगर इसका तुलना नहीं होता तो इतना बताने की वापस जरूरत नहीं थी हमको। डन, आगे बढ़ जाए ना, चलो। पता है बॉटनी में ना ऑलरेडी इंटरेस्ट होता नहीं, अगर इंटरेस्ट बना के चलते तो बड़ी मजा आता है। अभी तक तो बना के रखा है, बाकी आप लोग क्या करेंगे पता नहीं। एगो अपवाद भी दिमाग में रख लेना, एगो नोट लिख लेना जरा, एगो नोट लिख लो। अभी अभी टेरिडोफाइट में हमने क्या बोला कि क्या मिलता है सर, सम बीजाणुता मिलता है, ठीक है, लेकिन एगो टेरिडोफाइट है जेकरा में विषम बीजाणुता मिलता है, सिलेजिनेला। ठीक है, खाली उस सिलेजिनेला को लिख लो एक साइड में नोट बना करके कहीं पे, कि पूरे टेरिडोफाइट में क्या मिलता है, सम बीजाणुता। अभी अभी बताया आपको, लेकिन विषम बीजाणुता पाया जाता है किसमें, टेरिडोफाइट के सिलेजिनेला में। उसको साइड में कहीं नोट में लिख लीजिएगा। हाँ, क्या बोले सर, सिनेजिनेला में विषम बीजाणुता पाया, सिनेजिनेला। सिलेजिनेला हो गया। चलो अब देखते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म की जीवन चक्र। चलिए अब आराम से समझिएगा, यहां पर सीधा सीधा हम क्या समझने जा रहे हैं कि सर इनमें पाया जाता है विषम बीजाणुता। बातें नहीं, यहां ध्यान दीजिए। अब विषम बीजाणुता कह दिया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नर वाला बीजाणु अलग होगा, मादा वाला बीजाणु अलग होगा। वो जिस संरचना में बन रहा होगा वो संरचना अलग होगा। नर जिस संरचना में बन रहा होगा वो नर का संरचना अलग होगा। मादा बीजाणु जहां पर बन रहा होगा सर वो संरचना अलग होगी, पूरी कहानी अलग होगी। ठीक है, चल एक तरफ बात करते हैं हम लोग मादा से संबंधित और दूसरी तरफ नर से संबंधित। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा, यहां पे किसकी बात है, अनावृत बीजी की बात है। फिर शुरू,
बिना बतियाए तो लोग रह ही नहीं सकता है। हालांकि पत्तियां नुकीली होती है, यहाँ पे चौड़ी बनानी पड़ रही है हमें, नहीं बनाएंगे तो फिर संरचना नहीं बता पाएंगे हम। चल अब ध्यान देना यहाँ पे, सर सामान्य पत्तियां होंगी इनमें, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण करेगी। हमने उन पत्तियों को बनाया है जिनका संबंध जनन से, ठीक है। तो नर के लिए वो पत्ती, विशेष पत्ती जिसका संबंध किससे है, जनन से है, उस पत्ती को नाम दिया जाता है, यहीं पे लिखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैंने अभी तो बोला जस्ट, सामान्य पत्तियों को मैंने नहीं बनाया, मैंने उन पत्तियों को बनाया है जिनका संबंध जनन से है, ठीक है। अब उस पत्ती को नाम क्या देते हैं, आराम से स्लाइडली समझिएगा यहाँ पे, लघु बीजाणु पर्ण, ठीक है। क्या बोला, लघु बीजाणु पर्ण। सर यहां भी एक पत्ती है जिस, कौन बोल रहा है जी पीछे से, तू कहाँ बीच में कर रहा है, एकदम इरिटेट हो जाता है। तो पहला क्लास अटेंड नहीं किया ना हमारा, पहले क्लास में, दूसरे क्लास में और तीसरे क्लास में मैंने अपनी कमियां गिनवाई थी, है ना। सबसे पहला कमी कि मुझे मेरे क्लास में हल्ला गुल्ला पसंद नहीं होता। दूसरा, पूछने के बाद आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए। तीसरा कि आपके मुंह से अगर कोई शब्द निकला तो उसके बारे में जानते नहीं हो तो कभी वो शब्द बाहर मत निकालना, है ना। तो ये सब कुछ कुछ कॉमन सी बातें हैं जो मेरे अंदर डिमेरिट्स है, मेरिट तो बहुत है, जान जाओगे भाई, बहुत लंबा समय हमारे साथ बिताना है, जान जाओगे। डिस्टर्बेंस नहीं, बस समझने की कोशिश करिए। आप हमसे जितना समझ लीजिए, बच्चा एक एक बात आपको तोड़ के समझा देंगे, लेकिन अगर उल्टा पुल्टा किया तो तोड़ने की भी क्षमता रखते हैं, समझा। चलो अब बातें बंद। यहां देखो, मादा वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। सर यहां पर एक पत्ती था जो बीजाणुता से संबंधित है, जो आगे चल के बीजाणु बनाएगा वो नर से संबंधित है। क्या नाम दिया इसको, लघु बीजाणु पर्ण। यहां भी एक पत्ती है जो आगे चल के बीजाणु बनाएगा, वो बीजाणु किससे संबंधित होगा, मादा से संबंधित होगा। सर ये भी वही पत्ती है जिस पर बीजाणु बनेंगे, लेकिन इस पत्ती का नाम कुछ चेंज है, इसको कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। अब इंग्लिश नाम नहीं लिख रहे हैं, धीरे धीरे आएगा, समझ जाओगे। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, इसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, ठीक है। अभी रहने देते हैं इसको, आएगा सब समय से जान जाएंगे। हो गया यहां तक, ठीक है। दूसरा, सर इस पर मिल रही है वो संरचना मिल रही है जिसमें बीजाणु बनेंगे, यहां भी मिल रही है, ठीक है। अब ये वो संरचना जो किस पर मिल रही है, गुरु बीजाणु पर्ण पर। याद करो जरा किसको, टेरिडोफाइट को। सर क्या था, बीजाणु पर्ण, उस पर क्या मिल रहा था, संरचना बीजाणु धानी। यहां पर क्या सर, गुरु बीजाणु पर्ण है, यहां पर कौन है, ये भी बीजाणु धानी है, लेकिन यहां पर नाम क्या होगा इसका, गुरु बीजाणु धानी। आसान लग रहा है ना, ठीक है, आसान नहीं है। उसके बाद ये देखो, इधर को नर वाले की बात कर रहे हैं। सर यहां भी मिल रहा है एक संरचना, इस संरचना को नाम देते हैं हम लोग लघु बीजाणु धानी, ठीक है। आगे देखते जाओ। सर इसमें मिल रही है कुछ कोशिकाएं, यहां भी मिल रही है कुछ कोशिकाएं, ठीक है। वो कोशिकाएं जो कहां पर है, गुरु बीजाणु धानी में है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं इसको। नहीं अभी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसके लिए नहीं लिख रहे, समय आएगा एक एक करके सब कुछ जान जाओगे। अब ये कौन है सर, लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी में भी क्या मिल रही है, कुछ कोशिकाएं, उन कोशिकाओं का नाम क्या है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है।
और सर ये गुरु बीजाणु धानी के अंदर मिलने वाला जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है वो क्या करेगा, अब अर्धसूत्री विभाजन करेगा। इस लघु बीजाणु धानी के अंदर मिलने वाला लघु बीजाणु मातृ कोशिका ये भी क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा। सर ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा ना, यहां तक की कहानी सारी कैसी है, द्विगुणित संरचना वाली है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब क्या होगा, अर्धसूत्री यानी कि ये गुरु बीजाणु और ये लघु बीजाणु दोनों के दोनों क्या करने वाले हैं, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। और अर्धसूत्री विभाजन करेंगे ना तो सर यहां से भी बनेगा अगुणित संरचना और यहां से भी बनेगा अगुणित संरचना, नाम अलग अलग होना चाहिए। अब यहां से जो बनेगा कहां क्या कहेंगे, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, लघु बीजाणु, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु। बोलो कितना आसान था, हार्ड है क्या, नहीं ना। क्या समझा आपने, विषम बीजाणुता समझा है, ठीक है। कि सर अनावृत बीजी जो होता है, इस अनावृत बीजी में क्या पाया जाता है, विषम बीजाणुता पाया जाता है, ठीक है। एक नाम खाली बस दिमाग में बैठ जाएगा ना तो सब कुछ कहानी दिमाग में रहती है। एक बार जरा फिर से रिपीट कर, अपने से मुंह बंद करके एक एक को पहले पढ़ो, एक बार नर को पढ़ो फिर एक बार मादा, एकदम शांत करके, एकदम स्टेप बाय स्टेप, गुरु बीजाणु पर्ण फिर गुरु बीजाणु धानी, ऐसे करके एक बार दिमाग में बैठाओ। पढ़ लिया सभी ने, चलो एक छोटा सा चेंज है इसमें। थोड़ा सा चेंज क्या है सर, ये वो संरचना है जिसका नाम आपने क्या दिया है, लघु बीजाणु धानी। ये वो संरचना जिसका नाम दिया है क्या, गुरु बीजाणु धानी। अब यहां पर इस गुरु बीजाणु धानी को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, अलग बनाते हैं तो उसी समय कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पहले समझा दिया फिर अब इसको अलग बनाते हैं। अरे वही चीज है, नाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस एक छोटी सी संरचना का अंतर होगा। वो संरचना देखो ये है, ये वही है। कौन है ये, गुरु बीजाणु धानी है। बस याद रखना कि सर इसका नाम क्या है, बीजांड है, ठीक है। कौन है ये, बीजांड। इसी बीजांड को क्या बोलते हैं हम लोग, गुरु बीजाणु धानी। सर यदि बीजांड परिपक्व होता है तो आगे चल के क्या बनाता है, बीज बना, ठीक है। तो ये बीजांड किसमें पाया जाएगा, मादा शरीर में पाया जाएगा। और उस बीजांड को क्या नाम देते हैं हम लोग, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, ठीक है। यहां तक की कहानी एकदम बैठी दिमाग में। सर ये किसका संरचना था, अनावृत बीजी का। लगे हाथ आवृत बीजी भी खत्म करते हैं, मिटा दें। क्या 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 बोलिए ना, नहीं यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये बीजांड जो है एक मादा जनन अंग से संबंधित है, ठीक। अरे तो वही तो मैं एक ही बार में अगर बना देता ना तो उस समय गड़बड़ा जाता सब, इसीलिए सबको एक बार एक साथ लेके चले, फिर थोड़ा सा संरचना में चेंज था वो कर दिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विषम बीजाणुता कहते हैं। कि सर नर के शरीर में जो बीजाणु बन रहे हैं वो अलग संरचना में बन रहे हैं, अलग नाम से बन रहे हैं, ठीक है। जबकि एक मादा शरीर में कहें तो सर वो भी अलग संरचना में और अलग नाम से बन रहे हैं, ठीक है। क्या पूछना है बोलो। चलो अब इस अनावृत बीजी की तुलना पता किससे करना है, इस अनावृत बीजी की तुलना किससे, आवृत बीजी से। यानी कि लगे हाथ हम किसको पढ़ लेते हैं, आवृत बीजी को। जैसे टेरिडोफाइट को समझा, उसके बाद कौन समझ में आ गया, अनावृत बीजी। अनावृत समझ में आया, इस बार आवृत बीजी भी समझ में आ जाएगा। इसको जितना ज्यादा शॉर्ट में करके आपको समझाएं। चलो थोड़ा सा आवृत बीजी लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं है। देखिएगा इधर इधर इधर। सर पहले हम आवृत बीजी में किसको देख रहे हैं,
लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, विषम बीजाणुता है तो लघु बीजाणु पर्ण क्या होगा, अलग होगा, और गुरु बीजाणु पर्ण भी क्या होगा, अलग होगा। ये इस बार एंजियोस्पर्म है, याद रखिएगा, यानी कि आवृत बीजी की बात कर रहे हैं। अनावृत बीजी में हमने जान लिया जितना जानना था। अब यहां देखिएगा, चल सर ये वही पत्ती है जैसा हमने देखा था किसमें, अनावृत बीजी में। ठीक है, अनावृत बीजी में वही एक विशेष पत्ती है जिसका नाम हमने क्या रखा था, लघु बीजाणु पर्ण। सर यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लिया इसने अपने आप को, है ना। आवृत बीजी में आया तो अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव कर दिया। अब बदलाव करने के बाद जो ये संरचना दिख रही है इसको बाहर निकाल रहे हैं। देखिएगा, उड़ जाएगा दिमाग से बबुआ, सब ध्यान दो नहीं तो, क्योंकि ये पढ़ा सभी ने है, बस हम जानते नहीं है कि ये बनता कैसे है या किससे बना हुआ है। इसका नाम बता सकते हो क्या, पुंकेसर। बोला ना कि जानते तो सभी लोग हैं ये नाम, है ना। 7वां 8वां 9वें क्लास से ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, दिखा भी होगा आपको, है ना। तो सर ये पुंकेसर, इस पुंकेसर में दो संरचना है। पहली तो ये संरचना जो कैसी दिखाई दे रही है, बाहर से द्विपालित पालित। ठीक है, ये आएगा जब हम लोग आवृत बीजी में या फिर पुष्पीय पादपों में जब लैंगिक जनन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आएगा ये चीज। बसंत याद रखिएगा, द्विपालित का मतलब सर एक पाली ये है, एक पाली ये है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, द्विपाली, है ना, या द्विपालित बोलते हैं। ये द्विपालित जो संरचनाएं लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये जो द्विपालित संरचना है, इस द्विपालित संरचना को नाम दिया जाता है क्या बच्चा, पराग कोश। कौन के बोला है जी, कौन बवंडर मचाने का जिम्मा तुम्ही को दे दिया गया है। कुछ बवंडर वाला काम जो तुम्हें, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बात खत्म। चलो यहाँ पे हो जाता है, मसल का जीव है ना, चाम का जीव है, हो जाता है। चलो ये द्विपालित संरचना जिसका नाम है क्या, पराग कोश। ये कौन है सर, डंटल जैसा दिख रहा है क्या, इसको याद रखिएगा, या तो हम तंतु बोलते हैं या तो पू तंतु बोलते हैं। ठीक है, और सर ये तंतु या पुतंतु और ये द्विपालित संरचना जिसका नाम है क्या, परागकोश, इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है का पराग, सॉरी पुंकेसर। और यही वो पुंकेसर है जिसका नाम है क्या, ठीक है। इससे पहले भी आपने लघु बीजाणु पर्ण देखा हुआ है, किसमें देखा था सर, है ना, अनावृत बीजी में जो लघु बीजाणु पर्ण था वो एक पत्ती के रूप में था। यहाँ पर क्या हुआ है सर, पत्ती ने थोड़ा सा बदलाव कर लिया अपने अंदर, और बदलाव करने के बाद इसने क्या बना दिया, एक संरचना जिसका नाम है क्या, पुंकेसर। ठीक है, क्या मैं इस पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण कह लूं? किसी को कोई आपत्ति होगा तो डायरेक्ट हमसे मिलना। क्या है ये आपका लघु बीजाणु पर्ण? अब तनिक ना इसको जरा याद करो, अनावृत बीजी को, कि सर वहां पे जो लघु बीजाणु पर्ण मिल रहा था, क्या उस लघु बीजाणु पर्ण पर कोई संरचना मिल रही थी? क्या मिल रहा था, लघु बीजाणु धानी। यहाँ भी होना चाहिए ना लघु बीजाणु धानी, क्या? हाँ, इसको नहीं बोलते, इसके अंदर होते, इसके अंदर होते हैं। ठीक है, चलो इसको ना बात खत्म। देखो इसको काट देते हैं। अरे अंदर देखना है, लघु बीजाणु धानी तो नहीं काटेंगे इसको। ठीक है, कट गया। देन अब ना इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं हम लोग, इस वाले हिस्से को या तो इस वाले हिस्से को। जब और जूम करेंगे, जब और बहुत बड़ा करके देखेंगे ना, कुछ ऐसा दिखाई देगा। अरे कुछ चेंज नहीं हुआ है भाई, देखो तो सही। अब बताओ क्या चेंज लग रहा है सर? ये वही वाला है, ऊपर वाला हिस्सा ये दिख रहा है क्या? ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा था, हमने थोड़ा सा जूम किया तो पता चला कि सर ये जो बाहर से 2 पाली दिख रहा था, अंदर से 4 कोष्ठक है।
एक पाली में 2 कोष्ठ, दूसरी पाली में भी 2 कोष्ठ, टोटल कितने हो गए? 4 कोष्ठ हो गए। इसमें से इस प्रत्येक कोष्ठक को नाम दिया जाता है। बच्चा इसको मिटा देते ही, फालतू का जगह छेक के रखा हुआ। देखिए ये जो 4 कोष्ठक हैं, इनमें से प्रत्येक कोष्ठ को नाम दिया जाता है लघु बीजाणु धानी। ठीक है, बात तो वही हो गई जैसे हमने किसमें देखा था, अनावृत बीजी में, कि सर क्या मिल रहा था? लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण पर एक संरचना जिसका नाम था क्या? लघु बीजाणु धानी। इस लघु बीजाणु धानी के अंदर कौन मिल रहा था? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। सर ये रही वो लघु बीजाणु मातृ कोशिका। डन। ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है। सर यहां भी अर्धसूत्री विभाजन करेगा, क्या बनाएगा? लघु बीजाणु बनेगा। इससे पहले तक की सारी कहानी कैसी थी? द्विगुणित थी। अभी ये कहानी कैसी है? अगुणित है। कौन? नहीं भाई, केवल अभी अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद, हाँ तो अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जो बनेगा वो अगुणित ही बनेगा ना। चलो ये देखो, ये लघु बीजाणु जो बना वो कैसा बना होगा? अगुणित बना होगा। अब यहां से तनिक ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर ये जो लघु बीजाणु बने, इसके अंदर आप दिखा देते हैं एक जगह पे, चलो चारों जगह पे दिखा देते हैं। अब ये मत करना कि सर दुधुए को बनेगा, हम तो बस जितना जगह है उतना ही बना पा रहे हैं। तुरंत पूछने वाला है सब यहाँ पे। ठीक है, कल पूछा था क्या? ठीक है, तो ये अंदर कौन है? लघु बीजाणु हो गए। ठीक है, कैसे हैं ये? अगुणित हैं। अब तनिक याद करो बच्चा टेरिडोफाइट को। क्या टेरिडोफाइट में जो बीजाणु थे वो बीजाणु अंदर ही परिपक्व हुए थे कि बाहर आकर के? बाहर आए थे। बाहर आने के बाद अंकुरित हुए थे। अंकुरित होने के बाद क्या बनाया था? युग्मकोद्भिद बनाया था, है ना। यहां पर ये लघु बीजाणु कहां पर है अभी? लघु बीजाणु धानी में। भी कहने वाले थे ना कि सर लघु बीजाणु मातृ कोशिका में, इसी ने तो करके बनाया है ना इसको। तो ये मिल कहां पे रहे? लघु बीजाणु धानी में मिल रहे। और ये बच्चा लघु बीजाणु धानी के अंदर ही परिपक्व होते हैं, विकसित होते हैं, अंकुरित होते हैं, जो कहना है कह लो। और अंकुरित होकर के अंदर ही अंदर किसका निर्माण करेगा? युग्मकोद्भिद का। चलो आज के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं। आपके मिथुन सर लगातार कॉल कर रहे हैं।